सो हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल शुरू करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यार तुम लोगों को इससे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस और बोहर्स मॉडल ऑफ एटम्स पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद इस पर आना चाहिए। और अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं ये भी बता दूं कि मैं आई बटन पे लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाके देख लेना। 10 से 15 मिनट की वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें सब कुछ समझा रखा है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, एनर्जी लेवल। तो सबसे पहले द लाइन लिखी हुई है, द एनर्जी ऑफ एन एटम इज़ द लीस्ट, यानी कि लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू इट्स न्यूक्लियस। यार इनका कहने का मतलब है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं ये, कि कोई भी एटम की जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा तब होगी जब इलेक्ट्रॉन जो उसके सबसे क्लोजेस्ट न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। जैसे मान लो कि अगर मैं तुम लोग को बताना चाहूँ तो इस तरह से बता सकता हूँ कि अगर ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये कुछ ऑर्बिट होते हैं, जैसे पता ही सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो सबसे क्लोजेस्ट वाला अगर तुम लोग देखोगे इस तरह से, अगर मैं और भी ऑर्बिट ड्रॉ करता जाऊँ तो कई सारे ऑर्बिट बन जाएंगे, पर सबसे क्लोजेस्ट वाला ये होगा। तो यार इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अब इसका रीज़न क्या है ये आगे जानने ही वाले हैं, नहीं तो बता दूंगा, मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो पहले इसको तो नोटिस कर लो तुम लोग, ठीक है। एंड द वन फॉर विच n इक्वल्स टू 1, तो जैसा पता ही है कि हम लोग सबसे पहले ऑर्बिट को नेचुरल नंबर 1 से डिनोट करते हैं। फिर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ लिखा फॉर n इक्वल्स टू 2, 3 द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी ई इज स्मॉलर, हैंस द एनर्जी इज प्रोग्रेसिवली लार्जर इन द आउटर ऑर्बिट। तो वैसे जैसे जैसे देखो, जैसे ये एनर्जी डायग्राम दिया है, तो इसमें जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे यार, देखो ये देखो n इक्वल्स टू 1 है ना, इससे जब तुम ऊपर जाओगे तो तुमको यार यहाँ पे देखो n इक्वल्स टू 2 पे, ये देखो अगर तुम n इक्वल्स टू 2 पे नोटिस करो तो एनर्जी देखो बढ़ रही है, यानी पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रही है। यहाँ पे -13.6 ज़्यादा निगेटिव थी, और यहाँ पे ऊपर जाते ही कम निगेटिव हो रही है। ऐसे और भी ऊपर आओगे अगर तुम लोग देखोगे तो n इक्वल्स टू 3 के लिए ये देखो ये कुछ दिया हुआ है, ऐसे n इक्वल्स टू 4, 5 के लिए बताया, फिर आखिरी में जाते हैं तो वो 0 हो जाती है, यानी कि टोटल एनर्जी वहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार, तो चलो ठीक है। The lowest state of atom is called ground state. The lowest state of the atom is that the lowest energy with electron revolving in the orbit of smallest radius, Bohr radius। यार ये देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी तक की जो है वो हमें ये मिली है कि जो सबसे कम, सॉरी एक सेकेंड, द लोवेस्ट स्टेट ऑफ एन एटम, एटम की वो स्टेट जो जिसमें सबसे कम एनर्जी होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, यानी कि अगर सबसे ज़्यादा एनर्जी निकालने के लिए लगेगी, यानी सबसे कम एनर्जी, यानी सबसे निगेटिव एनर्जी होगी, उस स्टेट को हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट, अगर उस स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। अब वो जो अगर हम लोग को ये पता भी है वो कौन सी होती है, वो दरअसल होती है n इक्वल्स टू 1, जहाँ पे बोहर रेडियस A0 होती है। ओके, इसको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी फॉर दिस स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। यार देखो ये इस डायग्राम में भी दिखा हुआ है, बाकी तो पिछले वीडियो में मैं बता ही चुका हूँ। वो एक फार्मूला मैंने तुम लोग को दिया था एनर्जी निकालने का, वो कुछ फार्मूला ये था, देखो तुम लोग को फिर से रिवाइज करा देता हूँ, रिमेंबर हो जाएगा कि अगर किसी भी एनर्जी की स्टेट, किसी भी ऑर्बिटर की एनर्जी निकालनी तो -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन n स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने दिया था, ठीक है। अगर उसमें तुम n की वैल्यू 1 पुट कर देते हो, अगर तुम इसी में n की वैल्यू पुट करते हो 1, तो एनर्जी यार ये हो जाएगी, जो कि सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव। तुम यहाँ से तुम इस फार्मूले से देख सकते हो, तो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा सबसे कम एनर्जी कब हो सकती है, जब n इक्वल्स टू माइनस में, तभी हो सकती है। n इक्वल की वैल्यू तुम 1 रखो, उसके अलावा कोई भी वैल्यू रखोगी, ये वैल्यू तो कम होगी, यानी पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेगी, यानी कि निगेटिव नहीं रहेगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सबसे पहले वाले ऑर्बिट में होगी, ठीक है। ये तो इस फार्मूले से भी हमें मिल जाता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते। तो यार फिर अब देखो सबसे ज़्यादा थ्योरी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये वाला आ रहा है, और न्यूमेरिकल में भी सफिशिएंटली यूज़ होता है ये। देखो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इज कॉल्ड इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। तो यार ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं, हमेशा एग्जाम में कई बार आता है, हर बार आता है, मैं कई बार हर बार ही बोलना चाहूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। कि अगर जैसे मान लो जैसे ये हमारा ये डायग्राम था, ठीक है,
तो एक मिनट, हाँ। अब अगर हमारे को यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, जहाँ पे n=1 ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसको हमको निकालना है, बाहर निकालना है। ठीक, चलो ठीक, बाहर निकालना है, ओके चलो बाहर निकाल देते हैं यार। इसको बाहर निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ये जो एटम, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा यहाँ पे पहुँच जाए, जहाँ पे अनबाउंड स्टेट में, यानी कि बाहर निकल जाए। तो ये हमें एनर्जी, जितनी एनर्जी इसकी टोटल एनर्जी जितनी इसकी ग्राउंड स्टेट में थी उतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी, यानी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी एनर्जी को, जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी एटम को कि उसका जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है उसको बाहर निकालने के लिए, एटम से बाहर निकालने के लिए, यार फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, 100 बार आता है क्वेश्चन ये कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। मिनिमम यार, मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम वाले बात भी ध्यान देना जरूरी है, मिनिमम। ठीक है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी, अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको हम चाहते हैं कि बाहर निकाल के फेंक दें। अगर यार चलो डायग्राम से बताता हूँ, फटाक से छोटा सा भी देता हूँ, फिर आगे जल्दी से बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये एटम है, ये न्यूक्लियस है उसका, ये उसकी ग्राउंड स्टेट है, मान लो n=1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कई सारे यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से, यहाँ पे इस तरफ देख लो, कई सारे ऑर्बिटल बने हुए। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल जाए, मूव कर जाए, तो इसको बाहर निकालने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। समझ रहे हो यार, बात समझो यार, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, क्यों? जिससे वो इसको इलेक्ट्रॉन को तोड़ के बाहर ले आए। तो जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, और मिनिमम पोटेंशियल को आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, चलो बढ़ जाते हैं। दिस प्रेडिक्शन ऑफ बोहर्स मॉडल इज एन एक्सीलेंट एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ये मज़े की बात आई, देखो मज़े की बात तो ये है कि जब हमारे साइंटिस्टों ने लैब में बैठ के यही सेम एक्सपेरिमेंट किया, एक एटम लिया हाइड्रोजन का, उससे उन्होंने जब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो उनको जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट थी वो सेम 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी थी यार, यानी कि उन्हें 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी देनी पड़ी, समझे? तो इससे पता चलता है कि हमारा बोहर मॉडल है, बोहर की जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि जितने भी हाइड्रोजन एटम हमारे पास हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। When the hydrogen atom receives energy by process such as electron collision। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन उठा देते हैं कि रेज कर देते हैं कि हाइड्रोजन एटम रिसीव्स, मतलब कि एनर्जी जो रिसीव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कोलिजन से कर रहा है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि आप और भी कोई ऐसा मेथड बता सकते हैं जिससे कि एनर्जी बढ़ाई जा सके, तो यार इसका जवाब है हाँ, कई सारे मेथड हो सकते हैं। अब मैं सिंपल सा बोलता हूँ, टेम्परेचर रेस करके, अगर तुम्हारे किसी रूम में हाइड्रोजन एटम है उसके जब तुम टेम्परेचर रेस कर दो तो वहाँ पे एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो हाइड्रोजन एटम से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो। जब भी अब देखो इलेक्ट्रॉन कोलिजन में तुम्हें अगर क्विक रिव्यू देना हो तो मैं ये बताऊँगा तुम लोगों को कि मान लो कि ये कोई एटम है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लो, अब ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी कुछ भी, ठीक है, वो मूव कर रहा है। अब अगर किसी के पास काइनेटिक एनर्जी है तो सडनली मूव करेगा, वो मूव करने के बाद क्या करता है, इससे टकराता है, टकराने के बाद क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा है, तो अपनी जितनी भी एनर्जी है वो इसको ट्रांसफ़र कर देता है। समझो यार, इस बात को ध्यान से समझो, गौर से समझो यार, मतलब कि इसके पास आगे टकराने के बाद इसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है और अपना रेस्ट में हो जाता है। ठीक है, अपनी एनर्जी डिक्रीज़ कर देता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती, मतलब कि हाँ काइनेटिक एनर्जी एकदम डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इससे वो अपना स्टेबल में आ जाता है, स्टेबल स्टेट में, और उसने क्या किया, एटम को एनर्जी दे के अपने आप को स्टेबल स्टेट में कर लिया। ठीक है, फिर क्या, अब ऐसा जब होगा कि हाइड्रोजन एटम को जब एनर्जी मिल जाएगी तो और एटम इतनी एनर्जी मिल जाएगी, सफिशिएंट एनर्जी टू रेज इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी स्टेट। यानी कि जैसे अगर हम इस फिगर को देखें, फिगर को अगर देखना चाहें तो अगर हमें कम से कम इतनी एनर्जी मिल जाए कि हम किसी भी दो एनर्जी लेवल, जैसे n=1 n=2 के बीच का जो एनर्जी गैप है, इतनी अगर एनर्जी हमें मिल जाती है उस इलेक्ट्रॉन की कोलिजन से,
तो यार अब हाइड्रोजन देखो यार, कोई भी हर एटम स्टेबल होना चाहता है, ठीक है, सब कोई दुनिया में स्टेबल होना चाहता है। अब हाइड्रोजन के पास यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को बना दें तो हाइड्रोजन के पास यार एक्सेस एनर्जी है ना, तो क्यों चाहेगा कि उसके पास एनर्जी रहे? वो तो चाहेगा कि इसको तुरंत एनर्जी को रिलीज़ करे और स्टेबल स्टेट में आ जाए यार। तो वो क्या करेगा, जब उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी उसको मिल जाएगी कि वो किसी भी दो एनर्जी लेवल के एनर्जी गैप की बराबर उसको एनर्जी मिल जाती है, तो वो क्या करेगा, सीधा यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट में होगा, उसको उठा के पटक देगा, कह जा भाई तू वहाँ जा। जब वो वहाँ जाएगा अपनी एनर्जी लेके, तो ये अपने, और उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आफ्टर फ्यू सेकेंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अब भाई इलेक्ट्रॉन को भी स्टेबल रहना है तो वो नीचे आएगा और यहाँ से एक फोटोन ऑफ लाइट एमिट करेगा, ठीक है, लाइट का फोटोन एमिट करेगा। एक सेकेंड। क्या करेगा, जब एटम यहाँ से नीचे आ रहा है, मान लो यहाँ से एटम नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो एक उसने क्या किया, फोटोन ऑफ लाइट एमिट कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और स्टेबल कन्फिग्रेशन इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक। अब यार ठीक है, मैंने हाइड्रोजन एटम रिसीव, देखो यही लिखा है, सफिशिएंट एनर्जी टू रेज इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी स्टेट, द एटम देन सेट टू बी एट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा ये देखो, ये तुम लोग बताना भूल गया था, सॉरी यार, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, चलो बता देता हूँ। तो जब ऐसा करेगा ना कि इलेक्ट्रॉन को कुछ सेकंड, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब मैंने तुम लोग को यहाँ बताया था, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, हाँ ये, अब इसको इसने यहाँ पे फेंक दिया उठा के कि भैया जाओ तुम आ जाओ ऊपर जाओ, हमारी एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा अपना ग्राउंड स्टेट को छोड़ के, तो हम कहेंगे कि वो एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब कि गौर करने वाली बात थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। फॉर एन इक्वल्स टू द एनर्जी, अब देखो यहाँ पे एनर्जी जो थी, अब हमें ये मतलब होता है कितनी एनर्जी देनी थी, ठीक, कितनी एनर्जी हमें चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करे। तो जैसा मैं बता चुका हूँ कि एनर्जी यहाँ इन दोनों जो ऑर्बिटल हैं इनके एनर्जी गैप की जितनी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी गैप जो है ये 10.2 वोल्ट का है, ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो एक सेकेंड, ठीक, कि इन दोनों की एनर्जी गैप इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो हमारा एटम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो उनकी एनर्जी गैप हम इस जो लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू है और लोवेस्ट नेगेटिव वैल्यू इसके डिफरेंस से निकाल लेंगे, ठीक है। यही देखो यहाँ किया गया, देखो जैसे फॉर एन इक्वल्स टू द एनर्जी E2 इज -3.4 वोल्ट, इट मीन दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा देखो ये तो ग्राउंड स्टेट था, तो पहला ऐसा एनर्जी लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा सकता है उसको हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड होकर पहले सबसे पहले तो यहीं पहुँच सकता है, उसके बाद यार देखो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद तो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, यहाँ कहीं भी जा सकता है, ठीक है। पर सबसे छोटा जो था हमारा, सबसे छोटा जो था वो यार वो यहीं जा सकता है, ठीक है। तो पहला जो होगा हमारा वो यही हो जाएगा, ओके ठीक है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार तो देखो यहाँ पे बताया कि अगर हम उन दोनों का डिफरेंस ले लें E2 - E1 करके, तो हमें एनर्जी गैप मिल जाएगा, कितना एनर्जी हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे देखो सब, फिर ऐसे तुम n = 3 के लिए देख सकते हो, n = 4 के किसी के लिए देख सकते हो। चलो आगे बढ़ाते हैं। फ्रॉम दिस एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन कैन फॉल। अच्छा देखो ये मैंने तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ, ये देखो फिर से यहाँ पे आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। These excited electrons can then fall to a lower energy, emitting a photon in the process. फोटोन को एमिट करके फोटोन इंपॉर्टेंट है, फोटोन को एमिट करके ये वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से निकल के अपने स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। Thus, as the excitation of hydrogen atom increases, the value of a minimum energy required to free the electron from the excited atom decreases. यार ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो इसको अगर मैं फिगर बताऊँ तो ज़्यादा समझ में आने वाला है कि देखो जब देखो यहाँ पे था, ठीक है, एक सेकेंड, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था तो हमको एनर्जी इतनी चाहिए थी, जो इसमें टोटल एनर्जी थी, इसको बाहर निकालने के लिए, यानी एटम से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को हमें -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी चाहिए थी। पर जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा
तो हमको -3.40 वोल्ट की एनर्जी चाहिए होगी उसको बाहर निकालने के लिए। ओके, अब अगर यहाँ पहुँचेगा तो और कम हो जाएगी, और यहाँ पहुँचेगा तो और कम हो जाएगी। तो यार यही बता रहा है, जैसे जैसे वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ऊपर जाता रहेगा तो उसको बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी देनी होगी वो भी कम होती जाएगी। चलो यार आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी लेवल, देखो ये तो मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड लेवल्स द स्टेशनरी स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब यार देखो इसमें जो कि तुम लोग देख ही सकते हो कि n=1 से जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी एनर्जी जो होगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। द हाइएस्ट एनर्जी स्टेट करस्पॉन्डिंग टू एन इन्फिनिटी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगी ना यहाँ पे, देखो यहाँ सब माइनस चल रही थी, ये सब देखो माइनस चल रही थी, पर सबसे n=इन्फिनिटी पे जब जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगी 0 वोल्ट एनर्जी, ठीक है। केवल तुम्हें 0 वोल्ट एनर्जी रिक्वायर होगी। ओके, तो चलो फिर जल्दी से टॉपिक को ख़त्म करते हैं और अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है यार। हैज़ एन एनर्जी 0 वोल्ट, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ एन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस इज एट द रेस्ट, ठीक है। ये उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से पूरी तरीके से निकाल देंगे, और यानी कि उसको r=इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी तक बाहर निकाल देंगे न्यूक्लियस से। अब वो इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे होगा तो उसमें एनर्जी होगी 0 इलेक्ट्रोवोल्ट। पर यार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम उसको ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं। मान लो 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट की ज़रूरत थी, हमने इसको 16.6 दे दी, तो उसने 13.6 जैसे, रुको एक सेकेंड, अब हमने उसको प्रोवाइड करा दी 16.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट तो वो बाहर निकलने में यूज़ करेगा, और बाकी के जो 3 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा ना वो उसको काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, यानी वो मूवमेंट करने में यूज़ करने लगेगा। ओके, चलो फिर तो आज का टॉपिक तो यहाँ से ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे ऐसे ही वीडियो हम लेके आने वाले हैं।